मेरी सास, नौकरानी और बंद कमरे का राज। मेरा नाम शालिनी है। जब मैं 19 साल की हुई तो मेरी शादी की बातें होने लगी। मुझे दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस हुई और मैं खूबसूरत सपने सजाने लगी। पर मुझे क्या पता था कि किस्मत मेरे साथ एक अजीबोगरीब खेल खेलेगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसा मोड़ भी लेगी। मेरे लिए आए रिश्ते को मेरे माँ बाप ने इसलिए हाँ कर दी क्योंकि लड़के की फैमिली छोटी थी। घर में सिर्फ 2 लोग थे, लड़का और एक बूढ़ी माँ। उसकी शक्ल सूरत का भी अच्छा था और उम्र भी ठीक थी। अमीर लोग थे। उनका घर इतना बड़ा था कि हमारे जैसे 4 घर मिलाकर उनका घर एक बनता था। मैं भी खुश थी। उदास होने की आखिर कोई वजह ही नहीं थी। सब खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गए। मेरी सास ने कहा कि उनको किसी तरह की रस्म नहीं करनी। मेरे माँ बाप ने उनको कह दिया कि ऐसा ही होगा। बिना किसी ज़्यादा तामझाम के मैं अपने घर से विदा होकर ससुराल आ गई। जब मेरी सास मुझे मेरे कमरे में छोड़ने आई तो उनके हाथ में कुछ था। उन्होंने मुझे बैठाया और मुझसे एक बहुत अजीब बात कही। उन्होंने कहा, बहू, मुझे जल्द से जल्द अपने पोते का मुंह देखने का अरमान है, इसलिए इस मामले में मैं लापरवाही न करना। मुझे इसी साल तुम्हारी औलाद चाहिए। और दूसरी ज़रूरी बात, तुम घर में हमेशा यह चप्पल पहनोगी। यह कहकर मेरी सास ने एक थैले से 2 पुरानी चप्पलें निकालीं जिनको वह अपने साथ लाई थीं। मैंने उन चप्पलों की तरफ देखा। वह चप्पलें सिर्फ पुरानी ही नहीं थीं बल्कि कुछ अजीब तरह की भी थीं। ऐसा लगता था उनको हाथ से बनाया गया था। मैं उन चप्पलों को हैरान होकर देख रही थी। मेरी सास ने बताया कि ये मेरी चप्पलें हैं जो मैंने तब पहनी थीं जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी और उसी साल भगवान ने मेरी गोद में एक प्यारा सा बेटा डाल दिया था। यह चप्पलें मैंने अपने होने वाली बहू के लिए संभाल कर रखी थीं और मैं चाहती हूँ कि तुम इन चप्पलों को पहनो। जब तक तुम घर में रहोगी तो तुम यही चप्पलें पहनोगी। अगर तुम घर से कहीं बाहर जाओगी तो अपनी मर्जी के कोई भी जूते या चप्पल पहन सकती हो। सास के जाने के बाद मेरे पति कमरे में आए। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की और मुझे गिफ्ट भी दिया। मैं इसी बात पर खुश हो गई कि चलो, मेरा पति तो अच्छा है। और जहाँ तक बात है ससुराल वालों की, तो यह तो सबके ही ऐसे होते हैं। कोई न कोई बात तो हो ही जाती है। अगले दिन सुबह जब मैं किचन में गई तो मैंने वहाँ एक लड़की को खड़े देखा जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने मुझे नमस्ते किया और कहा कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं हैरान हुई कि ये इस घर की नौकरानी है, जबकि ये तो बहुत साफ सुथरी और खूबसूरत है। मेरे पति से पूछने पर मुझे पता चला कि वह नौकरानी उनकी माँ के गांव से है और माँ के दूर के रिश्तेदारों में भी लगती है। उनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमारे घर काम करती है। माँ ने कभी उसे नौकरानी नहीं कहा। तुम भी उसे नौकरानी नहीं कहना, उसको रजनी कहकर बुलाना। शादी के शुरू के 2-3 दिन तो अच्छे से गुजर गए, पर उसके बाद मेरी ज़िंदगी रूटीन में आ गई। वहीं घर पति का सारा दिन काम पर रहना और मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती थी। मैं घर में अपनी सास की दी हुई चप्पल पहनकर फिरती थी, लेकिन उन चप्पलों में बहुत अजीब तरह की आवाज़ आती थी। यानी
मैं जहाँ भी जाती तो सबको पता चल जाता कि कहाँ जा रही हूँ। मैंने अपनी सास से भी कहा कि चप्पलों से अजीब सी आवाज़ आती है, तो उन्होंने यही कहा कि यह चप्पलें काफ़ी पुरानी हैं इसलिए आ रही है। वैसे भी तुम्हें कौन सा सारी ज़िंदगी यह चप्पलें पहननी हैं। एक दफ़ा तुम मुझे खुशखबरी सुना दो, उसके बाद तुम यह चप्पलें उतार देना। अब तो मैं भी प्रार्थना करने लगी कि जल्द से जल्द मुझे कोई उम्मीद मिल जाए ताकि इन चप्पलों से मेरी जान छूटे। मैं पूरा दिन घर में ही रहती थी और मुझे पता चला कि इस घर के काफ़ी सारे कमरे बंद थे। इस घर में कोई 8 से 10 कमरे थे, लेकिन सिर्फ 3 ही कमरे खुले थे। एक कमरा मेरा और मेरे पति का था, एक मेरी सास का कमरा और एक कमरा मेहमानों के लिए। साफ किया हुआ था। मुझे यह घर बहुत अजीब लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इस घर में कोई राज है, कोई अजीब सी खामोशी है। सब अपने अपने कामों में लगे रहते, कोई किसी से बात नहीं करता। एक दिन मैंने कुछ अजीब देखा। मेरी सास घर में बने एक कमरे में जा रही थी, जिस कमरे को छुपाकर बनाया गया था। उसका दरवाज़ा एक अलमारी की शक्ल का था। देखने वालों को लगता कि वो दरवाज़ा नहीं बल्कि अलमारी है। मैंने उनको वहाँ जाते हुए देखा। करीब 3 घंटे बाद मेरी सास लौट कर आई तो मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ गई थीं। तो उन्होंने मुझे हैरान होकर देखा कि तुम क्यों पूछ रही हो कि मैं कहाँ गई थी। मैंने कहा कि मैंने आपको देख लिया है। इस अलमारी के पीछे कोई कमरा है ना? मुझे पता है बड़े बड़े घरों में ऐसे कमरे बनाए जाते हैं। मुझे इस जैसे कमरों में जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे ऐसी चीज़ें देखना बहुत पसंद है। मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि आप मुझे उस कमरे में ले जाएं। मुझे देखना है कि वहाँ क्या है। मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया। वो कहने लगी कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? उस कमरे में तो देखने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कमरा तो बिल्कुल खाली है। मेरी सास ने जब यह कहा तो मैं हैरान हो गई कि अगर वो कमरा खाली है तो मेरी सास पिछले 3-4 घंटे तक वहाँ क्या कर रही थीं। मैंने एक सांस में कहा कि मुझे फिर भी देखना है। मैं बस देखकर वापस आ जाऊंगी। और अचानक मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी कि बच्चों की तरह जिद कर लगा रखी है। मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। ये घर है, कोई पार्क नहीं है। जाओ अपने कमरे में अपना काम करो। मैं हैरान व परेशान रह गई कि मेरी सास ने मुझे इतनी बुरी तरह डांट दिया, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। मैं अपने कमरे में आ गई। शाम को मेरे पति आए तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरे पति ने कहा कि वह उनका कमरा है। उन्होंने वहाँ कुछ किताबें और कुछ चीज़ें सजा रखी हैं। वहाँ पर वह किसी को भी जाने नहीं देती। मैं सोच रही थी कि मेरी सास तो कह रही थी कि वह बिल्कुल खाली है और मेरे पति कह रहे थे कि वहाँ पर माँ ने अपनी चीज़ें रखी हैं। इन दोनों की बातें आपस में मिल नहीं रही थीं। मेरे पति ने मुझे बहला कर बात खत्म कर दी। लेकिन इंसान की फितरत है कि उसे जिस काम से मना किया जाए वो वही काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे दिमाग में भी ये बात खटक गई थी और अब बस मुझे किसी तरह ये जानने का भूत सवार हो गया था कि उसके अंदर क्या है। लेकिन मेरी सास उस कमरे को लॉक करके रखती थी और दिन में 4 से 5 घंटे उस कमरे में गुजारा करती थी। और एक दिन मैंने
एक और अजीब हरकत होती हुई देखी। मेरे पति ने कहा था कि उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, पर रजनी, जो खुद को नौकरानी बताती थी, उस कमरे में रोज़ जाया करती थी। अगर रजनी उस कमरे में जा सकती थी तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती थी? मैं तो इस घर की बहू हूँ। एक तो मैं इन चप्पलों से तंग आ गई थी कि इनके शोर से मेरे सर में दर्द होने लगा था। एक दिन मेरे कानों ने कुछ आवाज़ सुनी। मेरी सास मेरे पति से बुरी तरह लड़ रही थी। तुम्हारी औलाद कब होगी? 1 महीना हो गया है शादी को, मेरी सास चिल्लाई। यह गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं थी। 1 महीना होना कौन सा पाप हो गया था? आखिर इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? मेरे पति ने भी जवाब दिया। मेरी सास बोली, उसको समझा दो कि अगर उसकी औलाद न हुई तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। मैं हैरान रह गई कि अगर मेरी औलाद ना हुई तो ये मुझे इस घर से निकाल देंगी। मुझे गुस्सा आने लगा कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी वह मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। मैंने इरादा कर लिया कि यह जो कुछ भी छुपा रही हैं, मैं सबके सामने लाकर रहूंगी, क्योंकि कुछ तो सास का कोई राज था जो सारी दुनिया से छुपा रही थी। मैंने अब चीज़ों को बहुत बारीकी से नोट करना शुरू कर दिया। मैंने देखा मेरी सास एक खास वक्त में ही रजनी को उस कमरे में भेजती थी। मेरे दिमाग में एक प्लान आया। उस प्लान को पूरा करने के लिए रजनी के कपड़ों की ज़रूरत थी। मैंने सोच लिया कि मैं रजनी के क्वार्टर में जाकर उसका एक जोड़ा उठा लूँगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरी चप्पलों की आवाज़ से सबको पता लग जाता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जान गई कि इसलिए मुझे ये अजीब सी चप्पलें पहनाई गई ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ ये लोग मुझ पर नज़र रख सकें। मैंने कैंची से चप्पल को काट दिया और मैं ये कहने लगी कि टूट गई, इसलिए मैं इसको नहीं पहन सकती। अब मैं चप्पलों के बिना रजनी के क्वार्टर में गई और उसका एक कपड़ों का जोड़ा उठा लिया। मुझे रजनी को भी गायब करना था। मैंने रजनी को सामान की लिस्ट बनाकर दे दी और उससे कहा कि जाओ, जाकर सामान लेकर आओ। उसने कोई सवाल नहीं किया और घर से चली गई और उसके कपड़े पहनकर मैं किचन में खड़ी हो गई और सब्जी काटने लगी। मेरा मुंह दूसरी तरफ था कि मेरी सास आई और उन्होंने आकर कहा कि तुम अभी तक यहाँ खड़ी काम कर रही हो, ये लो चाबी यहाँ पड़ी है। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा और हाँ में सर हिला दिया। मेरी सास चाबी वहीं रख कर वहाँ से चली गईं। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और उस कमरे की तरफ बढ़ी। मेरे दिल में थोड़ा बहुत डर भी आ रहा था कि इस कमरे में जाने क्या होगा, लेकिन मेरे पास यही एक मौका था। मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना था। फौरन चाबी लिए तकरीबन भागने के अंदाज में उस कमरे की तरफ बढ़ी और उसका दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ गई। नीचे सीढ़ियाँ थीं। इसका मतलब वह सिर्फ कमरा नहीं बल्कि तहखाना था। अब तो मुझे और भी डर लगने लगा कि जाने क्या होगा। मैं नीचे गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वहाँ एक औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, जैसे किसी ने उसको बुरी तरह मारा हो। वो भी मुझे देखकर हैरान हुई और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मदद मांगने लगी। मुझे जाने क्यों उस औरत से डर लग रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। वो औरत थी तो जवान, लेकिन बीमारी और जख्मों की वजह से वो बूढ़ी लग रही थी। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने देखा कि उसके पैर में एक जंजीर डाली गई थी। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ गई और
उसके पाँव से जंजीर निकाल दी। जो चाबी मुझे मेरी सास ने दी थी उसमें जंजीर की चाबी भी थी। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, तो उसने कहा कि वो रोहित की पत्नी है। मेरे कदमों के तले जमीन निकल गई, क्योंकि रोहित तो मेरे पति का नाम था। मैंने कहा कि तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उसने कहा कि मुझे मेरी सास ने कैद किया है। मेरी रूह कांप उठी। उसने मुझे सारी बात बताई कि यह लोग बहुत गरीब थे। मुझे रोहित से मोहब्बत हो गई और उसने मुझसे शादी कर ली। यह घर मेरा है, इन लोगों का नहीं। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। अपना सब कुछ उन्होंने मेरे नाम किया है। मेरी सास मुझसे मेरी सारी जायदाद और ये घर अपने नाम लिखवाना चाहती थी, और रोहित भी उसी का साथ दे रहा है। लेकिन मेरे माँ बाप की वसीयत के मुताबिक ये लोग मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि हर महीने मेरे दस्तखत होने के बाद ही उनको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं। और मेरे माँ बाप की वसीयत और इंश्योरेंस के मुताबिक दुनिया में मेरी और रोहित की औलाद आएगी तो मेरी सारी दौलत मेरी औलाद के नाम हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मैं माँ नहीं बन सकती। अब सारी कड़ियाँ मेरे दिमाग में जुड़ने लगी थीं। इसलिए इन लोगों ने मेरी शादी रोहित से करवाई और पहली ही रात मुझ पर औलाद पैदा करने पर दबाव डाला, ताकि मेरी औलाद पैदा हो जाए और वो औलाद उस लड़की की औलाद कहलाए। सारी जायदाद उस औलाद को मिल जाती। ये इस लड़की को कभी नहीं मारते, क्योंकि उसके बगैर उनको पैसे नहीं मिल सकते थे। लेकिन अगर एक दफ़ा उनको औलाद पैदा करके दे दी तो फिर मैं उनके लिए बेकार थी। तब ये लोग या तो मुझे भी इसी तरह इस कमरे में बंद कर देते या फिर जान से मार देते। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। समझ न आया कि मैं क्या करूं। उस लड़की ने मुझे कहा कि यहाँ से निकलना होगा। मेरे चाचा बहुत बड़े वकील हैं। बस एक दफ़ा मेरी खबर मेरे चाचा को पहुँच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास मेरा फ़ोन है। लेकिन अगर मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ तो तब शायद बात नहीं बनती। मैंने अपने पापा को फ़ोन करके सारी बात उनको बता दी। उस लड़की को भी फ़ोन दिया कि वह अपने चाचा से बात करे। उस लड़की ने कॉल किया तो उसके चाचा ने कहा कि वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। यह टाइम मेरे पति के आने का था। मैंने उस कमरे को अंदर से लॉक कर दिया, क्योंकि अभी बाहर जाना हम दोनों के लिए ठीक नहीं था। मैं रोने लगी कि मैं इस घर में कितने ख्वाब सजा कर आई थी, और मेरा पति धोखेबाज और मेरी सास एक जालिम औरत निकली। मेरा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। मेरी सास ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। आधे घंटे बाद मुझे पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ आई। हम बचाने वाले आ गए। जब मुझे दरवाजे की दस्तक पर मेरे पापा और पुलिस की आवाज़ आई और उस लड़की को अपने चाचा की आवाज़ आई तो तब हमने दरवाज़ा खोला। बाहर आए तो पुलिस ने मेरी सास और मेरे पति और रजनी को पहले से ही पकड़ लिया था। हमसे बयान लिया गया और हमने उनको सारी बात बता दी। वो लड़की अपने चाचा के साथ उनके घर चली गई और मैं अपने पापा के साथ अपने घर आ गई। मेरे पापा ने रोहित से मेरी तलाक करवा दी। कुछ अरसा तो मैं यही सोचकर परेशान रही कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन फिर यह सोचकर कि क्या पता कल को मेरी हालत भी उसी लड़की की जैसी कर देते, मुझे सब्र आ गया। अब वो लड़की रीता मेरी दोस्त है। मैं उससे उसके घर मिलने जाती हूँ और यह सोचकर धन्यवाद करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी
बर्बाद होने से पहले ही ईश्वर ने मुझे बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।